Okay, so in the last class we discussed about the theory of work and energy. और अब हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने हैं, जल्दी जल्दी बस वो कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको वेव वाले के खाली एमसीक्यूज करवा दूंगा विद द हिंट्स। देखें यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो आपका क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%। तो इंक्रीज बाय का मतलब है कि दिस इज डेल्टा, यानी चेंज की बात हो रही है। इसकी भी हम करते हैं परसेंटेज में, कैसे करते हैं। इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाय। अच्छा देखो, इस तरह के क्वेश्चन की मैंने आपको एक एग्जांपल लास्ट चैप्टर में भी करवाई थी कि अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट से देखें तो कह रहा है के ई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। सिंपल सा सवाल है। और अगर मैं यहाँ से पी को अलग करता हूँ तो ये बन जाएगा, यह काम करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी को ई ले लेते हैं। तो पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m ई, यानी इस इक्वेशन के मुताबिक आपके पास मोमेंटम भी 100% है और एनर्जी भी अभी 100% है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%। अब देखो 100% वो ऑलरेडी थी और इंक्रीज्ड बाय 300% का मतलब है कि अब आपके पास जो ई होगा ये 400% हो जाएगा। 100 पहले से था, 300% बढ़कर ये 400 हो जाएगा। और अब अगर आप इस 400 के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे तो आप देखें आपकी इक्वेशन बनेगी नई वाली, पी डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m ई। अब ई की जगह आ जाएगा 4e। 400% का मतलब है 4e। तो इसके डायरेक्ट ट्रिक ये है कि आपकी जो भी परसेंटेज का फिगर बन रहा है ना, ये बस इसको आप फॉर्मूले में पुट करके देखें। अब यहाँ पर ये 4 एक नया फैक्टर आया है और 4 के ऊपर स्क्वायर रूट है। जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, और उस 2 को मैं रूट से बाहर लिख सकता हूँ। तो आपका नया वाला मोमेंटम 2 टाइम्स ऑफ पुराना वाला मोमेंटम हो जाएगा, यानी 2p। इसका मतलब जो नया मोमेंटम है अगर वो डबल हो गया, 2p का मतलब है कि वो डबल हो गया। तो अगर पहले 100% था तो अभी हो जाएगा 200%। ठीक है, 200%। पहले 100% था, अब 200% हो गया। अब अगर मैं चेंज कैलकुलेट करूं तो चेंज दोबारा आएगा 100%। तो क्योंकि हमें इंक्रीज कैलकुलेट करना था, चेंज कैलकुलेट करना था, तो आपका आंसर होगा 100%। अगर वो आपसे कहता है कि फाइनल मोमेंटम विल बिकम या व्हाट विल मोमेंटम विल बिकम, तो आप लिखते 200%। लेकिन उसने बोला है इंक्रीज बाय, तो आप लगाएंगे 100%। ठीक है। अ लाइट एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम। अब देखो, जब इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें हम एनर्जी और मोमेंटम को कंपेयर करें, अगेन वी हैव सेम फॉर्मूला कि P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m ई। अब कंपेयर करना है तो आप इसको ना इस तरह लिख लें, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m1 E1 अपॉन 2m2 E2। इस तरह के कई सवाल आएंगे तो आपको यही समझा रहा हूँ मैं, बाकी आगे नहीं करवाऊंगा आपको। ठीक है। अब क्योंकि उसने कहा था कि लाइट एंड हैवी यानी मास अलग अलग है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होने पर कैंसिल हो जाएंगी, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब मोमेंटम और मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया। तो लाइट वाले का मोमेंटम कम होगा और हैवी वाले का मोमेंटम ज़्यादा हो। ठीक है। तो विच वन हैव ग्रेटर मोमेंटम? द हैवी बॉडी। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the stone is thrown up vertically and returned to the ground, its potential energy is maximum
एट द मैक्सिमम हाइट, बहुत सब कॉमन सी बात हो गई कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ओके, 1 AMU इज इक्वल टू, अच्छा जी देखो यहाँ पर हम E इज इक्वल्स टू MC² अप्लाई कर रहे हैं। ये आप याद रख ले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 AMU का मतलब होता है 1.66 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। ठीक है, देखें अब अगर आप इसको सॉल्व करें ना तो बहुत सिंपल सी बात है कि ई तो मालूम करना है, एम की जगह आप राउंड ऑफ करके लिख लें 1.7। ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है हमें। एक्सपोनेंट -27 और सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये रहेगा 3 एक्सपोनेंट 8 का होल स्क्वायर। तो आप सॉल्व करें तो 1.7 मल्टीप्लाई बाय 9 तो तकरीबन 150 कुछ आता है। ठीक है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट। और 8 to the 16 और -27, तो 8 to the 16 और एक्सपोनेंट -27 को जब आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा -11। ठीक है, और इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो मेरे हिसाब से 1.55 आना चाहिए एक्सपोनेंट -10 के साथ। 2 डेसिमल शिफ्ट कर दिए मैंने। ठीक है जी, बल्कि 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 यहाँ पर ये होगा कि ये बनेगा 15, क्योंकि 1.7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 150 नहीं बल्कि 15 बनेगा। ठीक है, और यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करने पर ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 1.7, पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में, फिर 8 to the 16 और 16 और -27 किया तो -11 आ गया। तो 15 एक्सपोनेंट -11 का मतलब हो गया 1.5 एक्सपोनेंट -10। सही है, आपको अगर कोई और आसान तरीका आता हो तो आप उससे कर लें, बट द मेथड इज सेम, आंसर विल बी सेम। क्वेश्चन नंबर 5, if a force is applied on a body and it moves with a velocity v, the power will be। अभी हमने बात की है कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। A motorboat is traveling with a speed 3 meter per second, force of 500 F। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 1500, 1500 वॉट, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हम लिखेंगे 1.5 किलोवाट। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे, क्या आ गया। An electric motor exerts a force of 40 Newton on a cable and it pulls a distance of 20 meter in 1 minute. The power supplied by the water। अच्छा देखो, अब क्योंकि ये पावर का क्वेश्चन है और कह रहा है पुल, तो कोई चीज़ किसी चीज़ को लिफ्ट कर रही है, उठा रही है, खींच रही है, तो फोर्स लग रही है 40 न्यूटन, F डिस्टेंस है S, टाइम है T, और आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा पावर का। तो थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं, F की जगह आएगा 40, डिस्टेंस 20 और टाइम है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में चाहिए हमें। इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, और 40 डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं बस। तो 40 डिवाइड बाय 3 का आंसर हमारा आएगा, वैसे तो आएगा 13.3 न्यूटन, सॉरी वॉट, लेकिन आप देखिए ऑप्शन में कहीं गिवन नहीं है। अब इस तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बनाना मुश्किल हो रहा हो, तो उसमें आप इस बात का देख लिया करें कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें कितने हैं। यानी अगर आप देखो तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी बस एक है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करने का मतलब है कि हमारा आंसर होगा 10। अगर ये आता 17 पॉइंट कुछ तो मैं राउंड ऑफ करता 20 पर। ठीक है, आगे कुछ अगेन रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स मास दिया हुआ है,
हाइट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, और पावर कैलकुलेट करनी है, तो P इज इक्वल्स टू mgh अपॉन T। ठीक है, हो जाएगा बड़े आराम से। तो अगर आप एक रफ आइडिया लें तो 3 से 300 कैंसिल होगा, 100 रह जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200 हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 2000। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1960। ठीक है, आप भी इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। आपसे कह रहा है कि एक आदमी है जिसका मास है 60 किलोग्राम और वो 12 सेकेंड में किसी सीढ़ी पर चढ़ रहा है। एक और आदमी है, उसका मास है 50 किलोग्राम और वो 11 सेकेंड में किसी सीढ़ी पर चढ़ रहा है। और हमें रेट ऑफ वर्क का मतलब पावर, तो हमने इनकी पावर्स का रेशो लेना है। अब देखो कि एक सेम स्टेयर केस है ना, उसको यहाँ करते हैं, क्योंकि सेम स्टेयर केस है तो अगर मैं P1 अपॉन P2 करता हूँ तो फॉर्मूला बनेगा m1gh अपॉन T1 डिवाइड बाय m2gh अपॉन T2। सही है, और GH से GH कैंसिल, क्योंकि G कांस्टेंट और हाइट दोनों के लिए सेम है। तो आपके पास 60 किलोग्राम के साथ 12 सेकेंड्स है, तो 60 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाय 50 वाले के साथ 11 सेकेंड्स है, 50 डिवाइड बाय 11, तो ये कैंसिल होगा 5, ये कैंसिल होगा 10, तो आपका आंसर आएगा 11/10। ठीक है, बहुत सिंपल सा रेशो था। तो करेक्ट आंसर इज 11/10। सही है। ओके, सिंपल रिलेशन है, दोबारा रिपीट हो रहा है, पावर दोबारा पावर फिर पावर। तो सारे सेम क्वेश्चन है, वही mgh अपॉन टी से हो जाएंगे, इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, सारे वही mgh अपॉन टी से ही सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। अ फोर्स अप्लाइड बाय एन इंजन ऑफ मास दिस इज द मास ऑफ इंजन, और आपसे कह रहा है इसकी स्पीड चेंज हो रही है 5 से 25 5 मिनट्स में। अब 5 मिनट्स का मतलब होगा कि आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, आसान काम है। पावर कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो पावर इज इक्वल्स टू हाफ m vf स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई टी। जैसे मैंने आपसे भी कहा था कि जब मोशन की बात करेगा तो हम पावर में एनर्जी की जगह ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मुझे मास दिया हुआ है 2.05 एक्सपोनेंट 6, तो 1/2 इंटू 2.05 एक्सपोनेंट 6 इंटू वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 से 25, तो 25 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और डिवाइड बाय टाइम। टाइम हमारे पास है 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स का मतलब हो गया 5 इंटू 60। ठीक है, अब हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं 1/2 को ना 0.5 लिख लेता हूँ, चले 2.05 एक्सपोनेंट 6, 25 का स्क्वायर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 625। 625 माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 और डिवाइड बाय 5 इंटू 60। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कैंसिल हो जाएगा अभी। अब हम ज़रा सॉल्व करें
तो 625 माइनस 25 इज 600, और 600 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 300। तो आपकी क्वेश्चन बनेगी 300 इंटू 2.05 एक्सपोनेंट 6 डिवाइड बाय 300। तो 300 से 300 कैंसिल, और यही हमारा आंसर आ गया। लेकिन आपके पास ऑप्शंस की वॉट में नहीं थे, तो एक्सपोनेंट 6 को हम मेगा वॉट भी कहते हैं, तो आपका आंसर होगा 2.6 मेगा वॉट MW। याद, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, मैं इसी तरह का आपको एक और क्वेश्चन अभी करवाता हूँ। चलें जी, अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अच्छा देखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल्स। द escape velocity of a body's gravitational field is independent of। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव ओनली फॉर स्मॉल फ्रिक्शन, पॉजिटिव ओनली फॉर लार्ज फ्रिक्शन। आसान सवाल था, हमने निशान लगा लिया। सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। When two protons are brought close, अच्छा अब देखो, जब हम दो प्रोटॉन्स को क्लोज करेंगे, तो दो प्रोटॉन्स को करीब लाने का मतलब है कि आपको ज़बरदस्ती वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि खुद तो ये रिपेल कर रहे होंगे। ये हमने चैप्टर 12 में ही पढ़ा था। तो प्रोटॉन्स को करीब लाना है, मुश्किल काम है। इसका मतलब इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बात आप कहीं नोट कर लें कि अगर वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब बाय द फील्ड है, ग्रेविटी नहीं, वर्क डन बाय द फील्ड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा देखिए, बाकी कुछ क्वेश्चन अब इसी तरह रिपीट होना शुरू हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। एक ही फॉर्मूले से सारे सॉल्व हो रही हैं, या तो P इक्वल्स टू mgh/T, ये हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए होगा, और एज सच इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। 45 में करवा देता हूँ, और देखें वेक्टर आ गया तो मैं करवा देता हूँ। अ फोर्स F Newton is applied over a particle which displaces it from this to this. The work done on particle, अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो हम यहाँ पर वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, F.R, और इस केस में हम सिर्फ कंपोनेंट, सेम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी I से और J से। तो आप देखो यहाँ पर I के साथ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 2, तो 5 इंटू 2 इज 10, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 1 इज 3, तो आपका आंसर आएगा 7 जूल्स, प्लस 7 जूल्स। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक आई थी कि यहाँ 7 आएगा, तो आपका आंसर होगा प्लस 7 जूल्स। एक सवाल मैंने और एक करवाना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, दिख नहीं रहा मुझे, एक मिनट रुको करवाता हूँ। ये वाला देखिए, ये तो मैंने आपको थ्योरी में करवाया है। ठीक है, हो जाएगा आराम से। आप ये चेक करें, देखो इसमें अगर नज़र ना आ रहा हो, मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ चीज़ें। ये लिख देता हूँ कि ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये -5 है, ये -10 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
और आपसे कह रहा है कि ये ग्राफ कुछ शो कर रहा है और आपको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखें वर्क डन का मतलब है एफ और एक्स ग्राफ का एरिया। और इसमें ना ये जो ऊपर वाले ग्राफ्स है ना, ये वाले, ये पॉजिटिव वर्क है और ये नेगेटिव वर्क है। तो आप देखो, अगर मैं पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूं तो इसकी हाइट 10 है और बेस 1 है, तो इसका एरिया आएगा 10। दूसरे का भी सेम है, ये भी हो जाएगा 10। तीसरे का भी सेम है, लेकिन आप देखो क्योंकि ये बिलो द ओरिजिन है तो ये आएगा -10। तो हमारे पास जो नेट आंसर आएगा वो होगा 10 जूल्स। ठीक है, तो बस इस तरह से कुछ आपने थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, वरना ये बहुत आसान चैप्टर है और आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, चलो, अल्लाह हाफिज़।